छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद और 14 जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद और राज्य के मिलेट मिशन के अंतर्गत आने वाले 14 जिलों के कलेक्टर्स के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मिलेट मिशन में आगामी 5 वर्षों में 170 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य फसलों की अच्छी पैदावार हो रही है। देश विदेश में कोदो, कुटकी, रागी जैसे मिलेट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलेट मिशन से वनांचल और आदिवासी क्षेत्र के किसानों की न केवल आमदनी बढ़ेगी बल्कि छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान भी मिलेगी। वहीं मिलेट्स के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा रोजगार। कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य फसलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए संस्था न्यूट्रीहब, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने अपनी सेवाएं देने के लिए सहमति व्यक्त की है। यह संस्था भारतीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत लघु धान्य फसलों पर अनुसंधान करने वाले प्रमुख संस्था है। इन फसलों के बारे में इन संस्था को अच्छा ज्ञान और अनुभव प्राप्त है। आज पहले चरण में बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों के अलावा राजनांदगांव, कबीरधाम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और जसपुर जिलों के द्वारा संस्था के साथ एमओयू किया गया। अगले चरण में ऐसे और भी जिलों के साथ एमओयू किए जाएंगे जहां कोदो, कुटकी, रागी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। कार्यक्रम में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया और जशपुर जिले के कलेक्टर्स वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इन जिलों के कलेक्टरों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद के बीच कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के संबंध में एमओयू किए गए। इसके अलावा IIMR हैदराबाद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई वैज्ञानिक तकनीक का मैदानी स्तर पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कोरोना काल के दौरान कोविड अस्पताल तो उपलब्ध रहे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की बनी हुई थी। इसे देखते हुए कोरिया जिले में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव के प्रयासों से कोविड अस्पताल कंचनपुर में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित हो चुका है। इससे अब ऑक्सीजन की किल्लत से निजात मिलेगी। इसकी स्टोर क्षमता 3000 लीटर है। इस संयंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन आपूर्ति सामान्य स्थिति में 100 बेड में की जा सकती है। कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े ने बताया कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिले में स्वास्थ्य अमले के रिक्त पदों को DMF फंड से भरने की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन पूरा सतर्क है। जिला हॉस्पिटल
जो हमारा CSC है, PSC है, यहाँ पर जो अधोसंरचना है या आवश्यक सुविधाओं की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और जैसे हमारा कंचनपुर में कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक कोविड पेशेंट को जितना अत्यावश्यक सुविधाएं चाहिए वो सभी प्रकार की हैं। 546 हमारे बेड हैं, उसमें ICU बेड है, ऑक्सीजन बेड है, और अभी हमारा 500 LPM का ऑक्सीजन प्लांट भी लगा है। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट लगा है। तो हमारे पेशेंट को भी ऑक्सीजन में कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत HR की मतलब मानव संसाधन की कमी थी, वो हम DMF से उसकी नियुक्ति कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले में स्थित अस्पताल को राज्य स्तर पर उच्च स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 3 बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ट्रू नॉट लैब की स्थापना को संभाग स्तर पर प्रथम और राज्य स्तर पर मॉडल लैब के रूप में चिन्हांकित किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोविड की 72 करोड़ 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने वालों की दर 97.49% है। वर्तमान में 3,90,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 1,53,43,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,17,36,000 से अधिक पहला टीका और 36,06,000 से अधिक दूसरा टीका शामिल है। वहीं प्रदेश में वर्तमान में पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 25 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,04,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 396 है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि का स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय किसानों के हित में है और इससे उनकी आमदनी में न सिर्फ वृद्धि होगी बल्कि खेती कार्य के प्रति उत्साह का संचार भी होगा। दुर्ग जिले के ग्राम पतौरा के किसानों ने केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे किसानों के हित में बताया है। आय में वृद्धि होगी और यानी बहुत से फसल है जैसे गेहूं, चना, सरसों है, इसमें और आदि इत्यादि फसलों के रेट साल दर साल वृद्धि करते रहते हैं। मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। केंद्र सरकार के द्वारा जो MSP में बढ़ोतरी की गई है सराहनीय कदम है। और जैसे गेहूं, सरसों और चना अन्य फसलों में जो MSP बढ़ाई है, इसमें किसानी करने में किसानों का रुझान बढ़ेगा और उनके आय में वृद्धि होगी। मैं कृषक हूँ। सरकार द्वारा किसानों के हित में बहुत सारा कदम उठाया हुआ है। इसमें से रबी फसल की मूल्य में जो वृद्धि सरकार द्वारा किया गया है बहुत सराहनीय कदम है। इससे रबी फसल के मतलब रकबा में वृद्धि होगी और किसानों की भी आर्थिक उन्नति होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के हित में फैसला लेते हुए गेहूं, चना और सरसों सहित रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य मामले, जल कर, भूमि अधिग्रहण, राजस्व आपदा मुआवजे मामले, किराया नियंत्रण, आबकारी मामले, ट्रैफिक चालान मामले, श्रम और बिजली विवाद से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तो वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा के लिए आयोजित होने वाली लोक अदालत में रखने संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। उल्लेखनीय है कि लंबित प्रकरणों में कमी लाने और प्रभावित पक्षकारों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। लोक अदालत शीघ्र, सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम है। गणेश चतुर्थी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। 11 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
राजनांदगांव जिले में भी गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाने और गणेशोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। नगर निगम प्रशासन द्वारा गणेश जी की प्रतिमाओं के विक्रय के लिए इमाम चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे दुकानों की व्यवस्था कराई गई है। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा के विक्रय के लिए बाजार उपलब्ध कराया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। गणेश प्रतिमा के लिए एक जगह फ्लाईओवर के नीचे एक जगह शहर की पूरी गणेश प्रतिमाओं की एक मीटिंग हुई थी सभी के साथ। उन्होंने एक संयुक्त जगह मांगी थी जहां से वो आसानी से बेच सकें और सभी जो ग्राहक आ रहे हैं, जितने भी मूर्ति हैं, जितने भी मूर्तिकार सभी की मूर्तियों को देख सकें, उनके लिए भी सुविधा हो। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम ने फ्लाईओवर के नीचे उन्हें जगह उपलब्ध करा दिया है। वहीं दुर्ग जिले में भी गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव पर शहर में आमतौर पर पीओपी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, लेकिन अब जागरूकता का परिचय देते हुए लोग मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित कर घरों में ही विसर्जन करने लगे हैं। पर्यावरण संरक्षण मंडल दुर्ग की क्षेत्रीय अधिकारी अनीता सावंत ने बताया कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता जरूरी है। स्वयंसेवी संस्थाओं के सतत प्रयासों के कारण अब लोगों के बीच में ये जन जागरूकता आई है कि हमें जो गणेश पूजा के समय जो प्रतिमाएं स्थापित करनी है वो मिट्टी की हों और उन पर जो पेंटिंग भी हो वो हर्बल पेंट्स हों, ताकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो वो जो जल स्रोत हैं हमारे उनके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। मिट्टी की प्रतिमा होने से वो मिट्टी की प्रतिमा पानी में घुल करके उसमें समाहित हो जाती है और जल स्रोत प्रदूषित नहीं। लोगों का कहना है कि इस बार वे मिट्टी की बनी गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। गणेश जी घर पे ही रहेंगे और पीओपी आप कहीं नदी पे डुबाते हैं, कहीं तालाब में डुबाते हैं, जिससे पॉल्यूशन फैलता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इसलिए ज़्यादा इको फ्रेंडली लोग मिट्टी के ही गणेश प्रेफर कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। कानूनवेत्ता और स्वाधीनता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के निकट खूंट गांव में हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन में हिस्सा लिया था। पुलिस ने पंत पर प्रहार किया और उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके कारण पंत फिर कभी जीवन भर पीठ सीधी नहीं कर सके। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भेजा गया। नमक सत्याग्रह का आयोजन करने पर पंत को 1930 में गिरफ्तार किया गया और कई सप्ताह तक जेल में रहना पड़ा। प्रांतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर 1933 में पंत को गिरफ्तार कर लिया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया। सत्याग्रह के आयोजन में सहायता करने पर पंत को एक बार फिर 1940 में जेल भेज दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 3 वर्ष अहमदनगर जेल में बिताने पड़े। स्वतंत्रता के बाद गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 7 मार्च 1961 को 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद और 14 जिलों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। देश में अब तक 72 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कल 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
और गणेश चतुर्थी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।